नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। आगरा के उस डरावने पागल खाने के केस को सुलझाए हुए 2 दिन बीत चुके थे। आज का दिन एकदम अलग था। हम आगरा के एक बहुत ही आलीशान ताज हेरिटेज होटल के शाही हॉल में बैठे थे। हॉल में करीबन 100 लोग मौजूद थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। स्टेज के बीचों बीच एक भारी लकड़ी के मेज पर शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। यह नेशनल चेस टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में अमन से कहा, अमन, मुझे तो बैठे बैठे नींद आ रही है। डॉक्टर विनय भी हमें कहाँ ले आए? इससे अच्छा तो हम ताजमहल देखने चले जाते हैं। अमन मेरे बगल में ही बैठा था। उसकी नजरें बिसात पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के चेहरों पर थी। अमन ने कहा, शतरंज का खेल तलवारों से नहीं पिद्दू, दिमाग की नसों से लड़ा जाता है। विनय को ये खेल पसंद है और एक दोस्त होने के नाते हमारा यहाँ बैठना जरूरी है। वैसे भी मुझे इस खेल में मोहरों से ज्यादा खिलाड़ियों के दिमाग पढ़ने में मजा आता है। डॉक्टर विनय हमारी दूसरी तरफ बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह बिसात पर थीं। डॉक्टर विनय ने कहा, चुप रहो तुम दोनों, ये कोई आम मैच नहीं है। काले मोहरों से खेल रहा ये लड़का आर्यन शहर का नया टैलेंट है, और सफेद मोहरों वाला वो इस शहर का सबसे बड़ा चेस चैंपियन और सबसे रईस आदमी है, विक्रम सिंह। मैंने विक्रम सिंह को ध्यान से देखा। वो करीब 50 साल का एक भारी भरकम और बेहद घमंडी दिखने वाला आदमी था। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था और उसकी आंखों पर एक विंटेज लकड़ी के फ्रेम वाला चश्मा था। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी चिढ़ थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था और वो बार बार अपनी जेब से एक सिल्क का रुमाल निकाल कर अपना चेहरा और अपना चश्मा पोंछ रहा था। उसके ठीक सामने आर्यन बैठा था, मुश्किल से 25 साल का एक शांत लड़का। आर्यन की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। वो बस एक टक चेस बोर्ड को देख रहा था। विक्रम सिंह खेलते हुए आर्यन को ताना मार रहे थे और कह रहे थे, तुम जैसे कल के लड़के सोचते हैं कि कुछ किताबें पढ़कर ग्रैंड मास्टर बन जाओगे? इस चेस बोर्ड पर तजुर्बा बोलता है लड़के, और तुम्हारा तजुर्बा यहां खत्म होने वाला है। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना ऊंट चला और चेस क्लॉक का बटन दबाया। स्टेज के पीछे दर्शकों की पहली लाइन में विक्रम सिंह की पत्नी कामिनी बैठी थी। उसके चेहरे पर अपने पति की जीत के लिए कोई खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी और खींच थी। वहीं स्टेज के दाईं तरफ टूर्नामेंट का आयोजक रजत खन्ना नर्वस होकर अपने नाखून चबा रहा था। मैच को चलते हुए 2 घंटे हो चुके थे। बिसात पर अब कुछ ही मोहरे बचे थे। अमन, जो अब तक शांत बैठा था, वो अचानक थोड़ा आगे की ओर झुका और बोला, खेल खत्म होने वाला है पिद्दू। विक्रम सिंह ने जाल बिछा लिया है। आर्यन का राजा अब चारों तरफ से घिर चुका है। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक शैतानी और घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से आखिरी बार वो सिल्क का रुमाल निकाला, अपने चेहरे का पसीना पोंछा और फिर अपना चश्मा उंगलियों से ठीक किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने वजीर को उठाया। उसने बहुत ही गुरूर के साथ उस वजीर को आर्यन के राजा के ठीक सामने वाले खाने में जोर से पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, चेकमेट। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रजत खन्ना, जो कि आयोजक थे, उन्होंने राहत की सांस ली। कामिनी ने बस एक फीकी सी स्माइल दी। आर्यन ने हार मानते हुए अपना राजा चेस बोर्ड पर गिरा दिया। विक्रम सिंह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने दर्शकों की तरफ हाथ हिलाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन अचानक विक्रम के हाथ हवा में ही रुक गए। उसके चेहरे की वो घमंडी मुस्कान एक भयंकर खौफ में बदल गई। उसने झटके से अपने दोनों हाथों से अपनी छाती और अपना गला पकड़ लिया। वो कहने लगा, सांस, मेरी सांस। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखें ऐसी फट रही जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो।
हॉल में बज रही तालियां अचानक खामोशी में बदल गईं। डॉक्टर विनय अपनी सीट से खड़े होते हुए बोले, उसे दौरा पड़ रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विक्रम सिंह के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपा और वो सीधा आगे की तरफ उस चेस बोर्ड पर मुंह के बल गिर पड़ा। चेस बोर्ड के सारे मोहरे छिटक कर जमीन पर गिर गए। वो वजीर लुढ़कता हुआ सीधा अमन के जूतों के पास आकर रुक गया। रजत खन्ना माइक पर चिल्लाते हुए बोले, कोई डॉक्टर बुलाओ, विक्रम सर को हार्ट अटैक आया है। हम तीनों तुरंत बैरिकेड फांद कर स्टेज पर पहुंच गए। डॉक्टर विनय ने विक्रम सिंह की गर्दन पर हाथ रखा और उसकी नब्ज चेक की। फिर विनय ने विक्रम की बंद होती हुई आंखों की पुतलियों और उसके नाखून देखे। डॉक्टर विनय का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हैरानी और डर के साथ बोले, कोई एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं है। ये सुनते ही हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स स्टेज पर आ गए थे। रजत खन्ना ने कहा, मतलब हार्ट अटैक नहीं है तो क्या है डॉक्टर साहब? अमन ने जमीन पर गिरे उस वजीर को अपने रुमाल की मदद से उठाया और विक्रम की नीली पड़ती लाश की तरफ देखा। अमन बोला, डॉक्टर विनय का मतलब है मिस्टर खन्ना कि शहर के सबसे बड़े ग्रांड मास्टर की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है, इनका कत्ल हुआ है। मैंने कहा, कत्ल? लेकिन अमन, हम करीबन 100 लोग 2 घंटे से इन्हें देख रहे हैं। आर्यन इनके सामने बैठा था पर उसने इन्हें छुआ तक नहीं। किसी ने इन्हें गोली नहीं मारी, किसी ने इन्हें कुछ खिलाया नहीं। फिर आखिर कत्ल हुआ कैसे? डॉक्टर विनय ने कहा, जहर पिद्दू, जहर। विक्रम के नाखून नीले पड़ चुके हैं और आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई हैं। ये किसी बहुत ही तेज और घातक जहर का काम है जिसने चंद सेकंडों में इनका नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर दिया। अमन की आंखें हॉल में मौजूद लोगों पर एक रडार की तरह घूमने लगी। आर्यन, रजत खन्ना और कामिनी, तीनों के चेहरों पर अलग अलग तरह के भाव थे। अमन बोला, कातिल अभी भी इसी हॉल में मौजूद है। उसने एक ऐसा परफेक्ट मर्डर किया है जिसे 100 आंखों ने देखा, लेकिन किसी ने कातिल का हथियार नहीं देखा। पिद्दू, पुलिस को फोन करो। आज इस खूनी बिसात पर जासूस अमन अपना खेल खेलेगा। समय करीबन शाम के 6 बज रहे थे। हॉल को पुलिस ने सील कर दिया था। मेहमानों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इंस्पेक्टर भदौरिया अपनी मूंछों को ताप देते हुए स्टेज पर विक्रम सिंह की लाश को देख रहे थे। इंस्पेक्टर भदौरिया ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन, तुम कह रहे हो कत्ल हुआ है। मुझे तो ये साफ साफ फूड पॉइजनिंग लग रही है। हो सकता है मैच से पहले इस रईस आदमी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। अमन स्टेज के किनारे रखे पानी के जग को देख रहा था। वो बोला, भदौरिया जी, अगर ये फूड पॉइजनिंग होती तो असर धीरे धीरे होता। विक्रम मैच के दौरान बिल्कुल फिट लग रहा था और मौत महज 10 सेकंड के अंदर हुई है। ये कोई आम जहर नहीं है। डॉक्टर विनय ने विक्रम की मेज पर रखी पानी की बोतल उठाई और बोले, बोतल की सील विक्रम ने खुद मेरे सामने खोली थी और गिलास अभी भी आधा भरा हुआ है। उसने पिछले 2 घंटों में एक घूंट भी नहीं पी। खाने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले था और खिलाड़ियों को मैच के दौरान खाने की इजाजत नहीं थी। अमन ने अपने रुमाल से उस वजीर को उठाया जो विक्रम की आखिरी चाल थी। वो बोला, भदौरिया जी, विक्रम ने आखिरी चाल चलते ही अपनी छाती पकड़ी थी। मेरा शक इस मोहरे पर है। हो सकता है कि इसके बेस पर या ऊपर किसी ने कांटेक्ट पॉइजन लगा रखा हो। भदौरिया ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने बड़े गौर से पूरी चेस बोर्ड, सफेद और काले मोहरों और उस वजीर की जांच की। करीब 20 मिनट बाद फॉरेंसिक ऑफिसर ने सिर हिला दिया। वो बोला, सॉरी सर, चेस बोर्ड और मोहरों पर किसी भी तरह के केमिकल या जहर का कोई निशान नहीं है। ये लकड़ी की मोहरें बिल्कुल साफ हैं। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं हैरान था। मैंने कहा, अगर जहर मोहरों पर नहीं था तो क्या हवा में था? लेकिन फिर हम सब सुरक्षित कैसे हैं? अमन की नजरें स्टेज के पास खड़े 3 लोगों पर जमी थी। आर्यन, जो कि विरोधी खिलाड़ी था, वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे इस मौत से कोई लेना देना ही ना हो। रजत खन्ना, जो कि आयोजक था, वो पसीना पसीना हो रहा था और कामिनी, जो कि विक्रम सिंह की पत्नी थी,
अपने पति की लाश से ज्यादा अपने फोन को देख रही थी। अमन ने आगे कहा, भदौरिया जी, आर्यन से पूछताछ कीजिए, वो विक्रम के सबसे करीब था। भदौरिया ने आर्यन को पास बुलाया। वो बोला, हाँ भाई लड़के, तुम तो सामने ही बैठे थे, क्या तुमने विक्रम को कुछ दिया था या उसे छुआ था? आर्यन सपाट आवाज में बोला, मैंने उसे छुआ तक नहीं, शतरंज के नियमों के मुताबिक हम एक दूसरे के करीब भी नहीं जा सकते। विक्रम सर को जीत का बहुत घमंड था, वो खुद अपनी चालें चल रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये कुदरत का इंसाफ है। अमन स्टेज पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो उस जगह को देख रहा था जहां विक्रम गिरा था। वहां कुछ भी नहीं था सिवाय बिखरे हुए मोहरों के। तभी अमन की नजर विक्रम के चेहरे पर पड़ी। उसका लकड़ी के फ्रेम वाला चश्मा गिरने की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया था। वो बोला, विनय, तुमने नोटिस किया विक्रम मैच के दौरान बार बार अपनी उंगलियों से अपने चश्मे के ब्रिज यानी कि नाक वाले हिस्से को ऊपर चढ़ा रहा था। डॉक्टर विनय ने जवाब दिया, हाँ, उसे बहुत पसीना आ रहा था, पर इसका कत से क्या वास्ता? अमन कुछ नहीं बोला। उसने विक्रम की जेब से वो सिल्क का रुमाल निकाला जिसे उसने बार बार इस्तेमाल किया था। अमन बोला, भदौरिया जी, ये रुमाल और ये चश्मा, मुझे इनकी लैब रिपोर्ट अभी चाहिए। कातिल ने जहर खिलाया नहीं, बल्कि उसे विक्रम की किसी आदत के साथ उसके शरीर में पहुंचाया है। तभी होटल का एक वेटर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो बोला, साहब, ये लिफाफा विक्रम सर के लिए आया था, मैच शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले। उन्होंने इसे पढ़कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया था। अमन ने तेजी से विक्रम के कोट की तलाशी ली। अंदर की जेब से एक कागज निकला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज तुम्हारी आखिरी चाल तुम्हारी आखिरी सांस होगी। मैंने कहा, यह तो सीधी सीधी धमकी है। मतलब कातिल को पता था कि आज विक्रम नहीं बचेगा। अमन ने उस कागज को सूंघा। उसकी नाक ने कुछ अजीब महसूस किया। वो बोला, भदौरिया जी, इस कागज पर चंदन की महक है, और यही महक मुझे तब भी आई थी जब मैंने उस वजीर को उठाया था। खेल अब और गहरा हो चुका था। समय करीबन रात के 7:30 बज गए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। होटल के कमरों की तलाशी शुरू हो चुकी थी। अमन ने मुझे इशारा किया कि मैं हर चीज की रिकॉर्डिंग करूं। मैंने अपना सैमसंग S24 FE निकाला और उसके पावरफुल कैमरे से हर एक कोने की फोटो लेनी शुरू कर दी। आर्यन कुर्सी पर बैठा हमें शांति से देख रहा था। उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी मैच के दौरान थी। आर्यन बोला, आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने विक्रम जी को नहीं मारा। वे मेरे आदर्श थे, भले ही वे स्वभाव के थोड़े कड़क थे। तभी मेरी नजर उसके साइड टेबल पर रखी एक छोटी सी ट्यूब पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और ढक्कन खोलकर सूंघा। मेरी नाक में तेज चंदन की महक समा गई। मैंने कहा, अमन, ये देखो, वही चंदन की महक जो उस चिट्ठी में थी। ये एक औषधीय हैंड लोशन है। अमन ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी नजरें सेकीरो गेम के किसी बॉस की तरह भेदने वाली थी। अमन बोला, चेस प्लेयर के हाथ हमेशा चेस बोर्ड पर होते हैं आर्यन। क्या ये लोशन तुमने विक्रम के मोहरों पर लगाया था? आर्यन बोला, नहीं, मुझे हथेली में बहुत पसीना आता है जिससे ग्रिप नहीं बनती। मैं ये लोशन सिर्फ अपने हाथों पर लगाता हूँ। विक्रम सर ने तो खुद के मोहरे इस्तेमाल किए थे, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। रजत खन्ना अपने ऑफिस में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। भदौरिया जी ने उसके दराजों की तलाशी ली तो वहां फाइलों के अंबार के नीचे बैंक के लाल नोटिस मिले। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, तो खन्ना साहब, आप तो कर्ज में डूबे हैं, और सुना है विक्रम सिंह इस टूर्नामेंट के बाद अब आपसे अपना सारा पैसा वापस मांगने वाला था। रजत पसीना पोंछते हुए हकलाने लगा, वो सिर्फ एक बिजनेस की बात थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसके मरने से तो मेरा स्पॉन्सर ही चला गया। अमन ऑफिस के कोने में रखे एक पुराने ग्रामोफोन और कुछ लकड़ी के एंटीक पीस को देख रहा था। अमन ने कहा, रजत जी, आप लकड़ी के शौकीन लगते हैं। ये नक्काशी वैसी ही है जैसी विक्रम के उस चश्मे के फ्रेम पर थी। क्या वो चश्मा आपने ही उन्हें तोहफे में दिया था? रजत का चेहरा ये सुनते ही पीला पड़ गया। उसने कहा, हाँ, उनके पिछले जन्मदिन पर उसका कत्ल से क्या लेना देना?
कामिनी, जो कि विक्रम सिंह की बीवी थी, सोफे पर बैठी शराब का ग्लास हाथ में लिए खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर उसके पति के जाने का कोई दुख नहीं था। अमन ने कहा, मिसेस कामिनी, मैच के दौरान आप विक्रम के ठीक पीछे बैठी थी। आपने उन्हें पसीना पोंछते हुए देखा ही होगा। क्या उन्होंने पानी के अलावा कुछ और भी मांगा था? कामिनी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। विक्रम को अपनी चीजों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। वो अपना रुमाल, अपना चश्मा, यहां तक कि अपनी पानी की बोतल भी खुद लाते थे। वो एक सनकी आदमी था। मैं तो बस उस सनक से आजाद होना चाहती थी। उसने अपनी पर्स से तलाक के कागजात निकालकर मेज पर रख दिए। उसने कहा, मैं उसे छोड़ने ही वाली थी। उसके मरने से मुझे बस इतना फायदा हुआ कि अब मुझे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और साथ ही साथ पूरी जायदाद भी अब मेरी हुई। भदौरिया जी ने मेरी तरफ देखा। पिद्दू, ये तो हर किसी के पास मारने की वजह है। डॉक्टर विनय विक्रम के उस लकड़ी के चश्मे का मुआयना कर रहे थे। अमन ने चश्मे को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा। अमन ने कहा, विनय, ये चश्मा देखो, ये शीशम की लकड़ी का बना है। शीशम की खासियत ये है कि ये किसी भी लिक्विड को बहुत जल्दी सोख लेता है। और यहाँ देखो, जहां ये चश्मा नाक पर टिकता है, उन नोज पैड्स पर भी एक बहुत ही बारीक चिपचिपाहट है। डॉक्टर विनय बोले, अमन, मैंने विक्रम के रुमाल की भी जांच की है। रुमाल पर एक बहुत ही हल्का केमिकल है, सोडियम साइनाइड का एक अंश, लेकिन ये इतना कम है कि इससे मौत नहीं हो सकती। अमन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी हैट सीधी की और बोला, बाइनरी पॉइजन। विनय, क्या ऐसा हो सकता है कि जहर दो हिस्सों में हो, एक हिस्सा रुमाल पर और दूसरा हिस्सा इस चश्मे के फ्रेम पर? मैंने कहा, मतलब जब तक वो अलग हैं तब तक बेअसर है, लेकिन जैसे ही विक्रम ने रुमाल से चेहरा पोंछा और फिर अपना चश्मा ठीक किया, दोनों केमिकल मिल गए। अमन ने मेज पर रखे उस वजीर को देखा और बोला, पिद्दो, एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही। चंदन की महक का क्या रोल है? आर्यन के लोशन में चंदन है, उस चिट्ठी में चंदन है, लेकिन विक्रम के सामान में चंदन की महक नहीं है। कातिल ने जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया है, या फिर कोई बहुत बड़ा सुराग है जो हम मिस कर रहे हैं। तभी होटल की बिजली अचानक गुल हो गई। कोहरा और तेज हो गया। अंधेरे में अमन की आवाज गूंजी। अमन ने कहा, तैयार रहो पिद्दू, कातिल को लगने लगा है कि हम उसकी चाल पकड़ ली है। वो अब अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करेगा। बिजली जाते ही पूरे हॉल में घुप अंधेरा सा हो गया। बाहर हो रही तेज बारिश की वजह से खिड़कियों से भी कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। अमन ने धीरे से कहा, पिद्दू, विनय, सबूतों वाली मेज से पीछे हट जाओ, कोई आ रहा है। मुझे अंधेरे में किसी के दबे पांव चलने की आवाज सुनाई दी। कोई ठीक उसी मेज की तरफ बढ़ रहा था जहां विक्रम सिंह का वो लकड़ी का चश्मा और सिल्क का रुमाल रखा था। कातिल अपनी गलती सुधारने आया था। मैंने तुरंत ही अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसकी पावरफुल फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोशनी का एक तेज बीम सीधा मेज के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ा। वो आदमी घबरा कर पीछे मुड़ा। अमन ने कहा, कहां भाग रहे हो दोस्त? अमन ने फुर्ती से छलांग लगाई और अंधेरे में ही उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा, अरे ये तो वही वेटर है जो वो धमकी भरी चिट्ठी लेकर आया था। तभी होटल के जनरेटर चालू हुए और लाइट वापस आ गई। वेटर जमीन पर पड़ा कांप रहा था और अमन ने उसका हाथ मरोड़ रखा था। इंस्पेक्टर भदौरिया भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वो बोले, अच्छा तो तू है वो कातिल जो सबूत चुराने आया था। अब तू तो गया बेटे। वेटर ने रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो बस एक गरीब वेटर हूं। मैच शुरू होने से पहले मुझे किसी ने होटल के पिछले दालान में अंधेरे में रोककर 50,000 रुपए और वो लिफाफा दिया था। उसने कहा था कि ये विक्रम सर को दे देना। अमन ने वेटर को छोड़ते हुए पूछा, और अभी अंधेरे में सबूत चुराने के लिए किसने भेजा? वेटर ने कहा, उसी आवाज ने साहब। जब लाइट गई तो कोई मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरे हाथ में पैसों की एक और गड्डी थमाई और कहा कि मेज पर रखा वो चश्मा और रुमाल चुरा लाऊं। मैंने लालच में हाँ कर दी, पर मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने दस्ताने पहन रखे थे। अमन ने भदौरिया की तरफ देखा और कहा,
कातिल बहुत घबराया हुआ है भदौरिया जी। उसे पता चल गया है कि हमने बाइनरी पॉइजन वाली थ्योरी पकड़ ली है, इसलिए वो सबूत मिटाना चाहता है। डॉक्टर विनय ने विक्रम के उस चश्मे और रुमाल को एक सुरक्षित प्लास्टिक बैग में डाल दिया। डॉक्टर विनय ने आगे कहा, अमन, मैंने तुम्हारी बाइनरी पॉइजन वाली थ्योरी पर गौर किया और उस चंदन की महक का राज भी डिकोड कर लिया है। कातिल ने चंदन का इस्तेमाल हमारा ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया था, बल्कि यह हत्या का एक जरूरी हिस्सा था। मैं और भदौरिया जी हैरानी से विनय को देखने लगे। मैंने कहा, मतलब चंदन से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर विनय ने आगे कहा, चंदन से नहीं पिद्दू, चंदन के तेल से। कातिल ने चश्मे के फ्रेम पर एक केमिकल लगाया था और रुमाल पर दूसरा, लेकिन वो दोनों केमिकल सिर्फ तब प्रतिक्रिया करते जब उन्हें एक खास विलायक मिलता। वो धमकी भरा लिफाफा चंदन के तेल में डुबोया गया था। जब विक्रम ने वो लिफाफा अपनी अंदरूनी जेब में रखा तो वो तेल उसके रुमाल में लग गया, और जब उसने पसीना पोंछा तो पसीने की गर्मी चंदन के तेल और उन दोनों केमिकल्स ने मिलकर एक जानलेवा गैस बना दी, जो सीधा विक्रम की सांसों और आंखों के जरिए शरीर में घुस गई। अमन ने कहा, शानदार डिडक्शन विनय, मतलब कातिल को केमिस्ट्री की बहुत गहरी समझ है और उसने वक्त का बहुत सटीकता से कैलकुलेशन किया था। कत्ल का तरीका अब पूरी तरीके से साफ हो चुका था। चश्मा रजत खन्ना ने दिया था, लेकिन रुमाल पर जहर किसने लगाया और वो लिफाफा किसने भेजा? मैंने कहा, अमन, अगर चश्मा रजत ने दिया था तो इसका मतलब वो कातिल है। अमन ने हैट को उंगलियों पर घुमाते हुए कहा, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो पार्टनर। रजत ने वो चश्मा विक्रम को पिछले साल गिफ्ट किया था। कातिल ने आज उस चश्मे पर जहर की परत चढ़ाई है। इसका मतलब कातिल की पहुंच विक्रम के बेहद निजी सामान तक थी। मैंने धीरे से अपनी याददाश्त पर जोर डाला और आगे कहा, कामिनी, विक्रम की पत्नी, उसने कहा था कि विक्रम अपनी चीजें खुद रखता है, लेकिन एक पत्नी तो अपने पति के सामान तक आसानी से पहुंच सकती है ना। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, और उस आर्यन का क्या? उसके पास से चंदन वाला हैंड लोशन मिला है, हो सकता है ये सब मिलकर विक्रम को मारना चाहते हो। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखें होटल के उस बड़े ग्रैंड हॉल को देख रही थी, जहां वो चेस की बिसात अब भी वैसी ही बिछी थी। अमन ने कहा, शतरंज में एक बहुत मशहूर चाल होती है भदौरिया जी, द पॉइजन्ड पॉन, जिसमें खिलाड़ी जानबूझकर अपना एक मोहरा मरने के लिए छोड़ देता है ताकि विरोधी लालच में आकर उसे मारे और खुद जाल में फंस जाए। कातिल ने भी यही किया है। अमन ने आगे यही कहते हुए कहा कि चंदन का लोशन, वो धमकी भरी चिट्ठी और वो चश्मा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइजन पॉन हैं। कातिल ने जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े हैं कि हम कामिनी, आर्यन और रजत में से किसी एक पर शक करें और असली साजिश कभी सामने ना आए। अमन ने अपना कोट ठीक किया और डॉक्टर विनय की तरफ देखा। अमन ने आगे कहा, विनय, मुझे विक्रम की मेडिकल रिपोर्ट का वो हिस्सा चाहिए जहां उसकी आंखों के चश्मे का नंबर लिखा है। पेद्दो, तुम मेरे साथ रजत खन्ना के ऑफिस चलो। हमें वो सीसीटीवी फुटेज देखना है जब विक्रम होटल में दाखिल हुआ था। इंस्पेक्टर भदौरिया ने कहा, और मैं क्या करूं जासूस साहब? अमन ने जवाब देते हुए कहा, आप उन तीनों संदिग्धों को वापस उसी चेस की बिसात के पास बुलवाइए। आज रात इस खूनी बिसात का असली वजीर बेनकाब होगा। अमन के चेहरे पर एक ऐसी ठंडी और गहरी मुस्कान थी जो बताती थी कि उसने कातिल की पूरी साजिश को अपने दिमाग में डिकोड कर लिया है। अब बस उसे सबके सामने साबित करना बाकी था। मैं और अमन सिक्योरिटी रूम में बैठे थे। होटल का मैनेजर हमें मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा था। फुटेज में विक्रम सिंह अपनी पत्नी कामिनी और आयोजक रजत खन्ना के साथ वीआईपी लाउंज में खड़ा था। विक्रम बहुत गुस्से में रजत से कुछ कह रहा था। अमन स्क्रीन को घूरते हुए बोला, मैनेजर, जरा फुटेज को 10 सेकंड पीछे करो और प्ले करो। हाँ, अब स्लो मोशन में। फुटेज धीमी हुई। विक्रम ने गुस्से में अपना कोट झटकारा, जिससे उसका सिल्क का रुमाल जमीन पर गिर गया। विक्रम को पता नहीं चला, लेकिन कामिनी ने तुरंत झुककर वो रुमाल उठा दिया। मैंने कहा, अमन, ध्यान से देखो। कामिनी ने रुमाल उठाने के बाद उसे तुरंत विक्रम को नहीं दिया। उसने अपना पर्स खोला,
स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कामिनी ने पर्स से एक छोटी सी परफ्यूम जैसी बोतल निकाली, रुमाल पर एक बहुत ही हल्का सा स्प्रे किया और फिर बहुत ही प्यार से वो रुमाल विक्रम की जेब में वापस डाल दिया। अमन, जिसके चेहरे पर अब जीत की मुस्कान थी, वो बोला, परफ्यूम नहीं पिद्दू, बाइनरी पॉइजन का पहला हिस्सा। रुमाल पर जहर कामिनी ने लगाया था। तभी सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर विनय हाँफते हुए अंदर आए। उनके हाथ में एक टैबलेट था। उन्होंने कहा, अमन, तुमने विक्रम की मेडिकल हिस्ट्री मंगवाकर बिल्कुल सही किया। विक्रम के चश्मे का नंबर तो नॉर्मल था, लेकिन उसे एक बहुत ही खतरनाक स्किन एलर्जी थी, सीवियर सैंडलवुड डर्मेटाइटिस। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मतलब उसे चंदन से एलर्जी थी? डॉक्टर विनय ने कहा, हाँ, अगर चंदन की महक या उसका तेल विक्रम की स्किन के संपर्क में आए तो उसे भयंकर खुजली, इरिटेशन और बहुत ज्यादा पसीना आने लगता था। कातिल ये बात जानता था। अमन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने बोला, मास्टर स्ट्रोक, ये कत्ल किसी जीनियस से कम नहीं है विनय। कातिल ने वेटर के जरिए विक्रम को चंदन के तेल में डूबा हुआ लिफाफा भेजा। विक्रम ने बिना सोचे उसे अपनी अंदरूनी जेब में रख लिया। चंदन की महक ने अपना काम शुरू किया। विक्रम को गर्मी लगी, इरिटेशन हुई और बेतहाशा पसीना आने लगा। मैंने कहा, और उस पसीने को पोंछने के लिए विक्रम ने मजबूरन अपना वो रुमाल निकाला जिस पर कामिनी ने जहर स्प्रे किया था, और फिर अपना चश्मा ठीक किया और कत्ल हो गया। अमन ने कहा, बिल्कुल, कातिल ने कोई चांस नहीं लिया। उसने विक्रम की शारीरिक कमजोरी को ट्रिगर किया ताकि विक्रम वही करे जो कातिल चाहता है। चलो पिद्दू, अब इस चेस बोर्ड के असली कातिल को चेकमेट करने का वक्त आ गया है। रात करीबन समय 10 हो रहा था। हम वापस उसी शानदार हॉल में आ गए। इंस्पेक्टर भदौरिया ने तीनों संदिग्धों, कामिनी, रजत और आर्यन को उसी चेस बोर्ड के पास खड़ा कर रखा था। हाल में अब कोई दर्शक नहीं था, सिर्फ हम लोग और बिखरी हुई चेस बोर्ड थी। अमन अपनी हेड को थोड़ा नीचे झुकाए स्टेज पर चढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा खौफ था जिसने तीनों संदिग्धों की सांसें रोक दी थी। अमन ने कहा, शतरंज में खिलाड़ी अक्सर अपने सबसे कमजोर मुहारे को आगे करते हैं ताकि असली वजीर सुरक्षित रहे। इस कत्ल में भी ऐसा ही हुआ है। अमन ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम्हें इस कत्ल में फंसाने की पूरी तैयारी की गई थी। तुम्हारे कमरे में चंदन का लोशन, विक्रम से तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारी सामने वाली कुर्सी, सब कुछ तुम्हें कातिल साबित करने के लिए तैयार था। आर्यन के चेहरे पर ही सुनते ही पूरा पसीना पसीना आ गया। अमन ने आगे कहा, लेकिन तुम बेकसूर हो, क्योंकि कातिल ने चंदन का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए एक मोहरे के तौर पे किया था। तुम जा सकते हो आर्यन, तुम्हारा इस खूनी खेल से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने राहत की एक लंबी सांस ली और वो स्टेज से नीचे उतर गया। इंस्पेक्टर भदौरिया भी हैरान थे। अब चेस बोर्ड के पास सिर्फ 2 लोग बाकी थे, रजत खन्ना और कामिनी। अमन उनके चारों तरफ धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा और आगे कहा, बाइनरी पॉइजन, 2 अलग अलग केमिकल। एक था उस चश्मे के फ्रेम पर जो रजत जी ने विक्रम जी को तोहफे में दिया था, और दूसरा था उस सिल्क के रुमाल पर जिसे कामिनी ने आज मैच से पहले बड़ी सफाई से विक्रम की जेब में रखा था। कामिनी और रजत दोनों एक दूसरे को खौफनाक नजरों से देखने लगे। रजत ने कहा, ये झूठ है, मैंने चश्मा पिछले साल दिया था, मुझे क्या पता था कि आज उस पर जहर लग जाएगा। कामिनी भी चीखते हुए बोली, इंस्पेक्टर, ये जासूस पागल हो गया है, मैंने विक्रम को कोई रुमाल नहीं दिया, ये रजत ही है जिसने अपना कर्ज माफ करवाने के लिए विक्रम को मारा है। अमन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और सीसीटीवी फुटेज का वो स्लो मोशन वीडियो प्ले कर दिया। अमन ने कहा, कैमरे झूठ नहीं बोलते मिसेस कामिनी, ये देखिए कैसे आपने विक्रम के रुमाल पर केमिकल स्प्रे किया था। कामिनी फुटेज देखकर एकदम सुन्न पड़ गई, उसका चेहरा सफेद कागज जैसा हो गया। इंस्पेक्टर भदौरिया ने अपनी हथकड़ी निकालते हुए कहा, तो इसका मतलब कामिनी ही असली कातिल है, इसी ने रुमाल पर जहर लगाया, वेटर को चिट्ठी दी और अपने पति को मार डाला। अमन ने भदौरिया को रोकते हुए कहा, अरे रुकिए भदौरिया जी, शतरंज का खेल इतना सीधा नहीं होता।
कामिनी ने रुमाल पर स्प्रे जरूर किया था, लेकिन वो जहर नहीं था। पूरे हॉल में एक जोरदार झटका लगा। मैं और विनय भी चौंक गए। मैंने कहा, जहर नहीं था तो फिर क्या था अमन? अमन ने रजत की तरफ देखा। रजत के हाथ पैर कांप रहे थे। अमन ने आगे कहा, वो सिर्फ एक बेस केमिकल था जो अपने आप में बिल्कुल सुरक्षित है। कामिनी को लगा कि वो विक्रम को सिर्फ स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी देने वाली दवा स्प्रे कर रही है, ताकि विक्रम मैच न खेल पाए और रजत का टूर्नामेंट बर्बाद हो जाए। अमन रजत के बिल्कुल करीब आ गया। उसने कहा, लेकिन असली कातिल ने कामिनी की इस साजिश का फायदा उठाया। कातिल ने उस चश्मे पर वो घातक केमिकल लगाया था जो कामिनी के स्प्रे के साथ मिलकर जहर बन गया, और वो कातिल कोई और नहीं। अमन ने अपना हाथ उठाया और रजत की तरफ इशारा किया और आगे कहा, आयोजक रजत खन्ना है। रजत खन्ना का नाम सुनते ही हॉल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रजत का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने हकलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो जासूस। मैं विक्रम को क्यों मारूंगा? और मैंने उस चश्मे पर जहर कब लगाया? चश्मा तो विक्रम के पास था। अमन ने अपनी हैट को उंगलियों पर घुमाया और रजत के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चश्मा विक्रांत के पास था रजत, लेकिन उससे चमकाने का काम तुमने किया था। मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले विक्रम तुम्हारे ऑफिस में आया था। तुमने खुद कहा था कि वो चश्मा तुमने पिछले साल तोहफे में दिया था। तुमने विक्रम से कहा कि चश्मे की लकड़ी की पॉलिश फीकी पड़ गई है, और तुमने उसे अपने खास वुड पॉलिश से चमकाने का बहाना किया। अमन ने अपनी जेब से एक छोटी सी सीसी निकाली और आगे कहा, ये सीसी पिद्दू को तुम्हारे ऑफिस से मिली है रजत। ये कोई आम पॉलिश नहीं, बल्कि वो घातक केमिकल है जो रुमाल के स्प्रे के साथ मिलकर बाइनरी पॉइजन बन जाता है। अमन ने आगे कहा, तुम्हारी साजिश बहुत गहरी थी रजत। तुम्हें पता था कि कामिनी विक्रम से नफरत करती है और वो मैच को रोकना चाहती है। तुमने ही कामिनी के दिमाग में ये बात डाली थी कि वो विक्रम के रुमाल पर इचिंग स्प्रे यानी कि खुजली का स्प्रे लगा दे, ताकि विक्रम मैच न खेल पाए। कामिनी ने हैरानी से रजत की तरफ देखा और कहा, मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया? अमन ने कहा, बिल्कुल। रजत ने तुम्हें एक प्यादा बनाकर आगे कर दिया। तुमने रुमाल पर स्प्रे किया, जो अपने आप में जानलेवा नहीं था, लेकिन रजत ने चश्मे पर जो पॉलिश लगाई थी वो असली जहर का दूसरा हिस्सा था। और फिर रजत ने वेटर को वो चंदन का तेल वाला लिफाफा देकर भेजा। चूंकि विक्रम तुम्हारा पुराना पार्टनर था, तुम्हें उसकी चंदन की एलर्जी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। जैसे ही चंदन की महक से विक्रम को पसीना आया, उसने रुमाल से चेहरा पोंछा, चश्मा पहना, और तुम्हारी खूनी चेसबोर्ड का खेल पूरा हो गया। सारे सबूत, वो पॉलिश की शीशी और अमन का वो अकाट्य लॉजिक। रजत खन्ना के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रजत धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हाँ, मैंने ही मारा है उसे। वो घमंडी भेड़िया मुझे बर्बाद कर रहा था। इस टूर्नामेंट के बाद वो मुझसे अपनी पूरी पार्टनरशिप तोड़ने वाला था। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा था। मेरे ऑफिस पर बैंक का नोटिस लग चुका था। अगर वो जिंदा रहता तो मैं सड़क पर आ जाता। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसकी आखिरी चाल चली थी। इंस्पेक्टर भदौरिया ने अपनी हथकड़ी निकालते हुए कहा, जिंदगी तो तुमने अपनी उसी वक्त खत्म कर ली थी रजत, जब तुमने इस जासूस के सामने कत्ल करने की सोची। भदौरिया जी ने रजत खन्ना के हाथों में हथकड़ी पहना दी और फिर उन्होंने कामिनी की तरफ देखा और आगे कहा, और मिसेस कामिनी, आपको भी हमारे साथ थाने चलना होगा। आपने अनजाने में ही सही, लेकिन एक कत्ल में मदद की है। कत्ल का इरादा ना सही, लेकिन नुकसान पहुंचाने का इरादा तो आपका था ही। पुलिस रजत और कामिनी को लेकर हॉल से बाहर चली गई। हॉल में अब सिर्फ मैं, अमन और डॉक्टर विनय बचे थे। चेस बोर्ड पर बिखरे हुए मोहरे अभी भी वैसे ही पड़े थे। अमन ने जमीन से आर्यन की राजा को उठाया और उसे चेस बोर्ड के बीचों बीच रख दिया और कहा, शतरंज का खेल हमें सिखाता है विनय कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर सामने वाले मोहरों से नहीं,
बल्कि चेस बोर्ड के बाहर खड़े उन खिलाड़ियों से होता है जो खेल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डॉक्टर विनय ने मुस्कुराते हुए अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया अमन कि तुम्हारी नजर सिर्फ सबूतों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे गहरी और काली परतों तक जाती है। अगर तुम न होते तो शायद पुलिस इस केस को हमेशा के लिए एक रहस्य मानकर बंद कर देती या उस बेकसूर आर्यन को जेल भेज देती। मैंने हंसते हुए कहा, और मेरी टॉर्च और रिकॉर्डिंग मत भूलना। पिद्दू सिंह के बिना यह तफ्तीश अधूरी थी। अमन ने अपनी हैट पहनी और एक शानदार मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल पार्टनर, तुम्हारी पारखी नजर के बिना वो चंदन का लोशन और वो पॉलिश की सीसी कभी नहीं मिलती। हम तीनों उस शानदार ताज हेरिटेज होटल से बाहर निकले। आगरा में अब बारिश थम चुकी थी और रात के अंधेरे में ताजमहल की हल्की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। जासूस अमन की डायरी में एक और मास्टरपीस केस दर्ज हो चुका था। एक ऐसा केस जहां कातिल ने 100 लोगों के सामने कत्ल किया लेकिन जासूस की नजरों से नहीं बच पाया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 से 3 कहानियाँ आ जाती हैं, उन्हें भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।